प्यारे बच्चों नमस्कार। आज देखते हैं अपन नया एक्ट 1935 का अधिनियम। ठीक है, इससे कहाँ चल रहे हैं अपन, थोड़ा सा एक ध्यान रखें। अपन गहराई का तो पता हो अपन कितने गहरे उतर गए। ऐसे अपन ने देखा था 3 आएंगे, 1700, 1800, 1900। 1700 के अंदर देखा था अपन टोटल 5, 1800 के अंदर 6 और इसके अंदर अपने टोटल 4। ये 1700 वाले स्टार्टिंग से शुरू होने वाले जो 5 थे वो कौन कौन से थे। 73 रेगुलेटिंग आया, देन 81 आया, देन 84 पिट्स आया, देन अपन देखते हैं 86 में कॉर्नवालिस ने मांगा और फिर 93 में वो डिमांड पूरी की गई। 93 पे 18 के जो अपन पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं 1813 का चार्टर, 33 का चार्टर, 53 का चार्टर, 20 तक। लेकिन फिर 53 बोला अभी जब तक हम चाहें तब तक के लिए, तो 58 आया और 61 आया। ठीक है, 6 ये हो गए। ठीक हो गया ना, 1 2 3 4 5 हुए का 13, 33, 53, 61 और 92 ये। ठीक है, 6 हो गए। अब आया 1900 के अंदर 4, 9 आया, 19 आया, 35 आया और 47 आया। ठीक है ना। ये 1800 के अंदर क्या है, देखो ये 3 जो है ना, 3 1857 के विद्रोह से पहले, 3 1857 के विद्रोह के बाद, ऐसे 6 3/3। ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये अब यहाँ आ गए अपन 1935 के अंदर, यहाँ पढ़ रहे हैं 1935। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं टोटल 15 होते हैं, तो ये 14 नंबर का है। इसके बाद देख रहे हैं अपन 1947 का ही आ रहा है अधिनियम, फिर उसके बाद भारतीय संविधान आ जाएगा अपने। तो देखो मैं समझने वाली बात क्या है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 1935 का जो अधिनियम है ना, उसके बाद 1947 का आ रहा है, और उसके बाद अपन देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया है ना, जो प्रियम्बल के अंदर तारीख लिखी हुई है। और फिर 26 जनवरी 1950 को अपना ये संविधान लागू हो गया, रिपब्लिक डे अपन ने मनाया है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बीच में जो 1947 का अधिनियम है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं। 47 वाले अधिनियम में सिर्फ इतना है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर है कि ब्रिटेन ने अपना जितना भी भारतीय उपमहाद्वीप में था वो खासतौर पर अपने भारत वाला संदर्भ में 2 डोमिनियंस को सौंप दिया उन्होंने, भारत और पाकिस्तान। इतना ही है इसके अंदर, वर्किंग से संबंधित कुछ भी नहीं है 1947 वाले अधिनियम में। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1935 के अधिनियम के बाद डायरेक्ट अपन देखते हैं कि ये संविधान आता है, बिल्कुल संविधान आता है ना। ये चीज़ अपन को समझनी है। ये जो अपना वर्तमान संविधान है, ठीक है ना, ये जो प्रियम्बल में तारीख लिखी हुई है, जो वर्तमान में संविधान है अपना, ये 50% से ज़्यादा हूबहू नकल है 1935 के अधिनियम की। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, कॉन्सेप्ट की दृष्टि से पूरा। आज जो अपन सेंट्रल स्टेट रिलेशन की फाउंडेशन देखते हैं, 7 शेड्यूल 3 लिस्ट, इसी अधिनियम की देन है। इसलिए ये अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए, बहुत क्वेश्चन आते हैं प्री में दोनों। अब देखो विडंबना क्या है, जब ये अब इस को पढ़ाते हैं, पहले कॉन्स्टिट्यूंट टॉपिक ही छोड़ा जाता है, कॉन्स्टिट्यूंट डेवलपमेंट छोड़ दिया जाता है स्टूडेंट के द्वारा भी, स्टूडेंट्स के द्वारा भी। और खासतौर पर जब थोड़ा बहुत को पढ़ाता है और ये अधिनियम आता है, तो क्या कह के छुड़वाया जाता है कि ये अधिनियम तो कभी लागू ही नहीं हुआ था, इसलिए इसको पढ़ को करोगे क्या। और छोरों को भी यही चाहिए होता है उस समय क्लास में कि हाँ सर लागू नहीं होता, तो क्या पढ़ाना। और अभी मैं बोल रहा हूँ 50% ज़्यादा भारतीय संविधान में आज का हिस्सा ही, आज के भारतीय संविधान में 50% से ज़्यादा इसका हिस्सा है। और कई बोलते हैं लागू नहीं हुआ, तो बिल्कुल सही है, लागू नहीं हुआ था, लेकिन इसका केवल एक हिस्सा लागू नहीं हुआ था, जिसको अपन देंगे इंडियन फेडरेशन, बाकी सारा लागू हुआ था इसका। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये कोई बोले कि लागू नहीं हुआ, तो सिर्फ एक हिस्सा लागू नहीं हुआ होता उसका, वो हिस्सा महज जिसका 2% पूरी जो सेक्शंस थे उसका है, ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 1935 का दिन, इसमें फिर अपन देखते हैं इसका हेडिंग अपने उत्तरदायी सरकार की ओर पार्ट 2। तो सर पार्ट 1 कहाँ गया, पार्ट 1 1919 में अपन ने देख लिया। ठीक है, मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधारों में। फिर मैंने बताया था पार्ट 2 ही आएगा 1935 का दिन। और ये अंतिम मील का पत्थर है भारतीय संवैधानिक इतिहास की हिस्ट्री में, लास्ट माइल स्टोन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भाई 47 भी आएगा, लेकिन उसमें इतना नहीं है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर है सिर्फ। अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि वाई इंट्रोड्यूस्ड, क्यों किया गया, जैसे हर में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ये जो मॉन्टफोर्ड सुधार है। मॉन्टफोर्ड का मतलब क्या है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। जैसे मैकडोनल्ड को अपन ने मैक बोल दिया, ऐसे ही है मॉन्टफोर्ड। तो मोंटेग्यू को छोटे में अपन ने कर दिया मॉन्ट, और चेम्सफोर्ड को अपन ने छोटे में कर दिया फोर्ड। तो मॉन्टफोर्ड 1919 का ही नाम है, तो अपन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड को शॉर्ट कर दिया मॉन्टफोर्ड। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी को शॉर्ट में दुनिया कर दी थी कैबसेक, ऐसे है ना। मैकडोनल्ड कर दिया मैकडी, ऐसे। ठीक है, तो ये मॉन्टफोर्ड कांग्रेस ने 1919 के मॉन्टफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक व अपर्याप्त बताया।
ये लिखा है UDI, अनसेटिस्फैक्ट्री, डिसअपॉइंटिंग एंड इनसफिशिएंट, असंतोषजनक, निराशापूर्ण एवं अपर्याप्त बताया, UDI। ठीक है, ये जो 1919 के सुधार थे ये UDI थे, अनसेटिस्फैक्ट्री, डिसअपॉइंटिंग एंड इनएडुकेट। उन्होंने बोला और दो हमें, तो और फिर 35 का अधिनियम से आया। फिर क्या है, इसने दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया कांग्रेस ने। ठीक है, देखो वैसे क्या है, 1921 में जो NCM लागू हुआ, गांधी जी ने जो चालू करवाया था, उसके और भी बहुत कारण थे, लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स का बात है उसमें ये 1919 वाला फेल हो गया था आशाओं को पूरा करने में। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में ये भी जोड़ लिया कि और संवैधानिक सुधार किए जाएं, जिससे भारतीयों की जो मांग है स्वशासन की वो उसमें दम आए। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात है असहयोग आंदोलन के अंदर क्या था कि जो स्वशासी संस्थाएं थी उनको तो बढ़ावा देना था, और जितनी भी विदेशी संस्थाएं थी, मतलब जो विदेशी अधिनियम से स्थापित की गई हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे विधानमंडल। 1919 वाले अधिनियम में अपन ने देखे थे 2 विधानमंडल स्थापित किया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट देखा अपन ने, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनका बहिष्कार करने की बात थी असहयोग आंदोलन में, लेकिन कांग्रेस का एक दल जिसको बोलते स्वराज दल, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वो क्यों किया था अभी अगले पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, तो ये इनका बहिष्कार करना शामिल था, तो इनको बोला कि इनमें सुधार करो, इससे सुधार फिर से होता है। इस प्रकार माउंटफोर्ट सुधारों का आरंभ 1921 में अपशगुन से हुआ। क्यों भाई, 19 में तो लागू कर दिया था, 20 में लागू हुआ, और 21 के अंदर ही अपने असहयोग आंदोलन कर दिया इसका बहिष्कार, वो भी गांधी जी के नेतृत्व में। ऐसे फिर अपन देखते हैं कि कांग्रेस के स्वराज दल द्वारा माउंटफोर्ट सुधारों के चलन को बदनाम करना। अभी जैसे मैंने बताया कि गांधी जी ने तो बोला भाई इनका बहिष्कार करो असहयोग आंदोलन में। ठीक है, ये, और जबकि कांग्रेस का एक दल स्वराज दल, उसने ये बोला कि अब चूंकि गांधी जी ने क्या है, मैं बताऊँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, गांधी जी द्वारा अचानक NCM खत्म करने पे, यूँ देखो पढ़ लो, 1 जनवरी 1923 को कुछ कांग्रेसी नेता, जिसमें खास थे मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, है ना। अब देखो ये मोतीलाल नेहरू ना, आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ सीन में नहीं आएंगे, जवाहरलाल नेहरू 1928 में सबसे पहली बार सीन में आएंगे जब नेहरू रिपोर्ट आएगी। वो पेश मोतीलाल नेहरू करेंगे, लेकिन उसको रिजेक्ट करेंगे इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, है ना। नेहरू रिपोर्ट अभी अपन पढ़ेंगे, आगे मैं बताऊंगा उसमें। ठीक है, तो ये मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है, गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस के अग्रणी नेताओं में से थे, गांधी जी के बाद इन्हीं का नाम आता था। तो इन्होंने बोला कि चूंकि 1921 में असहयोग आंदोलन गांधी ने चालू किया, लेकिन एक छोटी सी घटना, वो कौन सी छोटी सी घटना, चोरी चोरा कांड के कारण NCM को खत्म कर दिया गया 1922 में, अचानक से। सबसे बात इंपॉर्टेंट चीज़ है, अचानक से। तो इस अचानक खत्म करने से क्या हुआ, पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया। तो अब क्या करें, तो कुछ ने तो बोला गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ हैं, चरखा काटना, ग्राम उत्थान, उन सबको लागू करो। और एक धड़ा ये बोला कि नहीं, 1919 के अधिनियम से जो विधानमंडलें आई हैं, जैसा भी अपन ने देखा था काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अंदर अपन पार्टिसिपेट करते हैं, और उनका जो खोखलापन है वो अपन जाहिर करते हैं। ठीक है ना। तो इस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता था स्वराज दल, और स्वराज दल का मतलब मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। उन्होंने इस 1919 माउंटफोर्ट सुधार के जो चुनाव हुए उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और असेंबली के अंदर पहुंचे। ठीक है, ये है। तो अब असेंबली के अंदर पहुंचे तो इनका मकसद क्या था, असेंबली के अंदर पहुंच के इनका मकसद ये नहीं था कि हम गांधी जी को नीचे दिखाएं या गांधी जी के विरोध में हम आवाज़ उठाएं, नहीं। इनका मकसद क्या था, ये स्वराज दल का उद्देश्य यह था कि विधानमंडलों में जाकर इन संस्थाओं का खोखलापन उजागर करें, ये किसी काम के नहीं है, यूजलेस नहीं है, हमें सिर्फ धोखा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पैर में बहुत आता है। स्वराज दल ने इन विधानमंडलों के अंदर पार्टिसिपेट किया गांधी जी के मना करने के बावजूद भी। क्यों, क्या वो गांधी जी को नीचे दिखाना चाहते थे? नहीं, इनका खोखलापन उजागर करना चाहते थे। ठीक है, तो गांधी जी शुरू में तो इनसे नाराज थे, लेकिन फिर बाद में मान गए, हाँ चलो ठीक है, उजागर करना, ऐसा करो कि सरकार चलनी है संभव हो जाए। मैंने बताया था जब 1919 का पढ़ा था कि कभी कभी ऐसे भी मौके आए कि ये जो 8 थे, ठीक है, इनको झुकना पड़ता था, किनके, वो जो 204 मैंने बताए थे ऐसे। ठीक है, तो ये अपन को इसके अंदर में ध्यान में रखना है। सॉरी 205 है, 205 का है कैसे, 60 तो यूँ थे और 142 ये तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में थे, ये अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर थे, केंद्र की बात चल रही है। तो 205, तो इन 8 को 205 के आगे झुकना पड़ता था, बताया मैंने, ऐसी वो चीज़ थी।
फिर 1923 के चुनाव में इसे बंगाल और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला, किसी स्वराज दल को, और कई अन्य प्रांतों में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आए। देखो ये बंगाल, जैसे मैं प्रांत गिनाता हूँ तो बंगाल सबसे पहला आता है, फिर दूसरा मुंबई, तीसरा मद्रास, चौथा आगरा, ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा बिहार और उड़ीसा, फिर छठे ये गिनते हैं अपन मध्य प्रांत, तो ये छठा वाला है, ये ऐसे सीक्वेंस में गिनना है। इनको पूर्ण बहुमत मिला, किसको? स्वराज दल को। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए। स्वराज दल को कहाँ का बहुमत मिला था? बंगाल और मध्य प्रांत में। मध्य प्रांत जिसे आज तथाकथित अपन MP कहते हैं वो। अपने चातुर्य से उन्होंने सरकार के पाखंड का भांडाफोड़ किया। किन्होंने? अपने स्वराज दल के नेताओं ने, स्वराज दल SD। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ तक अपने दो कारण पढ़ लिए कि एक तो कांग्रेस खुद ही असंतुष्ट नहीं थी, गांधी जी ने बता ही दिया था कि ये तो इनका वैसे बहिष्कार करना किसी काम के नहीं। फिर स्वराज दल अंदर पहुंचा, इन संस्थाओं के अंदर जाके इनका खोखलापन उजागर किया। तीसरा कारण अपन देखते हैं कि ये क्यों ये सुधार करने पड़े। इसका सब तीसरा बिंदु है अपने साइमन कमीशन। अब देखो ये साइमन कमीशन था क्या? जब 1919 का अधिनियम अपने पढ़ा तो उसके एंड में मैंने बताया था कि 1919 का अधिनियम के अंदर ही एक प्रावधान था कि 10 साल बाद, मतलब 10 साल पूरे होंगे 1929 में, कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग, स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया जाएगा जो इस चीज़ की स्टडी करेगा कि 1919 के सुधार किस सीमा तक सफल हुए। तो 10 साल पूरे होने थे 1929 के अंदर, ठीक है ना, लेकिन 2 साल पहले ही, 2 साल मतलब 2 साल पहले ही, मतलब 1927 के अंदर ही ये स्टैट्यूटरी आयोग का गठन ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कर दिया गया, है ना। गठन ब्रिटेन की सरकार के द्वारा ही किया जाना था। ऐसा प्रोविजन इस 1919 के एक्ट में था, मॉन्टफोर्ट सुधारों के अंदर ही था। अब जब ये किया गठन, बड़ा वैज्ञानिक कदम था अपने आप में, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। क्या? एक तो ये 2 साल पहले क्यों किया? तो 2 साल पहले किए जाने का कारण ये था कि उस समय, मतलब इस समय 1927 के समय ब्रिटेन के अंदर रूढ़िवादी दल कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, और 2 साल बाद चुनाव होने वाले थे ब्रिटेन में 1929 में। तो ये इस रूढ़िवादी दल को ये डर था कि 2 साल बाद जो चुनाव होंगे उसके अंदर हम हारेंगे, और 1929 के अंदर लेबर पार्टी सत्ता में आएगी। और लेबर पार्टी चूंकि कंपेरेटिवली थोड़ा उदार है, उसके सोच विचार थोड़े लिबरल है, उसका मानना है कि भारतीयों को और छूट दी जानी चाहिए। तो हो सकता है कि ये जब स्टैट्यूटरी कमीशन ये लेबर पार्टी बनाए तो भारत को काफ़ी ज़्यादा रियायतें दे दे, इसलिए इस स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन 2 साल पहले कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आता है, क्यों गठन किया 2 साल पहले? इसलिए। और ये सारे विचार संसद में किसने बताए? कि रूढ़िवादी दल की जो सरकार थी उसके जो भारत सचिव थे, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1858 के एक्ट से जो पद बनाएगा, उस समय ये जो भारत सचिव थे वो थे लॉर्ड बर्किनहेड। ये लॉर्ड बर्किनहेड का ही सुझाव था जो कंजर्वेटिव पार्टी के PM को उन्होंने उस समय दिया। तो ये बन गया स्टैट्यूटरी कमीशन, स्थापित कर दिया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, इसलिए इस कमीशन का नाम दिया गया साइमन कमीशन। SC से दोनों याद रख लो, स्टैट्यूटरी कमीशन वैधानिक आयोग, और साइमन S से अपने साइमन कमीशन, ठीक है। अन्य नाम वैधानिक आयोग, जैसे मैंने बोला स्टैट्यूटरी कमीशन वैधानिक आयोग, क्योंकि ये विधान की स्टडी करने के लिए था। जो 1919 का विधान था उसको स्टडी करेगा कि कहाँ तक सफल हुआ प्रांतों में डायरे की जो हमने लागू करी थी। कार्य क्या था? 1919 के अधिनियम का क्रियान्वयन की जांच हेतु। गठन होना था 1929 में, मतलब 10 साल बाद, 1919 के 10 साल बाद 1929 में। गठन हुआ 2 साल पहले ही, मतलब 1927 में। जल्दी का क्या कारण था? कि ब्रिटेन संसदीय चुनाव, ये क्वेश्चन पूछा था, जल्दी का क्या कारण था? क्या है? तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड की रूढ़िवादी दल कंजर्वेटिव पार्टी यह नहीं चाहती थी कि यह आयोग, यह कौन सा? ये वैधानिक आयोग उदारवादी सरकार जो संभवतः नए चुनाव में सत्तारूढ़ होगी बनाए। कहने का मतलब रूढ़िवादी सरकार या लॉर्ड बर्किनहेड को पूरा विश्वास था कि मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव पार्टी, वो अगले चुनाव में हारेगी। तो पहले बना लो जिससे कि अपन अपने हिसाब से काम कर पाएँ। ब्रिटेन, आप देखो जो उनका डर था ना, ये डर सही भी साबित हुआ। देखो कैसे कि ब्रिटेन में 1929 के संसदीय चुनावों में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन, यही जिसके रिप्रेजेंटेटिव बर्किनहेड थे, स्टैनली बॉल्डविन के रूढ़िवादी दल की हार होती है और अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड उदारवादी लेबर पार्टी के बने। 1929 में मैंने जैसे उनको डर था, है ना, तो इसलिए उन्होंने 27 में बनाया। ये लाइन तो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखी है कि क्या हुआ था। फिर भाई आपकी भी तो एक इच्छा शक्ति जागृत होती है ना कि यार फिर क्या हुआ सर वो 27 के
में जो डर था ना इनको, वो 1929 में सही साबित हुआ, गलत तो वो सही साबित हुआ, ऐसे पता होना चाहिए अपने को, है ना। तो ये स्टैनली बॉल्डविन थे, ये एच बी स्टैनली बॉल्डविन, और ये लॉर्ड बर्किनहेड, ये भी है BH बर्किन, बजट हेड नहीं है, बर्किनहेड है, लेकिन याद रखो ये बजट हेड बर्किनहेड, बजट हेड नहीं बर्किनहेड। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी चैलेंज देंगे भारतीयों को। भारतीयों ने विरोध किया है साइमन कमीशन का, तो बर्किनहेड ने दिया कि तुम हमारा विरोध करते हो ना, तो अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम पुदीना रखते हो कुछ, तो खुद एक संविधान बना के दिखाओ। उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, और फिर नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने पेश करी थी। तो पूछते हैं ये नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने पेश करी, ये किसके चैलेंज के जवाब में बनाई गई थी? तो ये चैलेंज ये था बर्किनहेड का। बर्किनहेड ने बोला कि तुम लोगों ने हमको तो साइमन को तो या हमको तो नारे दिखा दिए या सुना दिए साइमन गो बैक के, दम है तो तुम खुद संविधान बना के दिखाओगे। तब वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे मोतीलाल नेहरू, और फिर वो नेहरू रिपोर्ट पेश करेंगे। वो बात दूसरी कि उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने उसको रिजेक्ट किया था, लेकिन चैलेंज तो एक्सेप्ट किया ना। तो ये ऐसा ही है, बजट हेड बर्किनहेड और कौन, स्टैनली बॉल्डविन। और रैमजे मैकडोनल्ड अगले फिर प्रधानमंत्री 1929 के अंदर बनेंगे। मैकडोनल्ड अवार्ड नहीं का ये अपन देखेंगे आगे, ठीक है। और मैकडोनल्ड के ने जिनको भारत सचिव बनाया था नया, वो वेजवुड है, वेजवुड, ठीक है। तो यूँ समझ लो मैकडोनल्ड्स के अंदर वेजवुड मिलती है, वुड मिलती है, वो वेज होती है, वेजवुड, मैकडोनल्ड्स वेजवुड ऐसे। और ये बजट हेड बर्किनहेड, स्टैनली बॉल्डविन उसमें प्रधानमंत्री, समझ गए। तो ये था। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि 2 साल पहले इसका गठन क्यों हुआ, फिर आगे इसका भारतीय क्यों विरोध कर रहे थे वो और जानो। कि साइमन कमीशन के अंदर टोटल सदस्य थे 7, कितने 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 7। और ये एक महज एक इत्तेफाक ही नहीं था, ये एक जानी समझी साजिश कह लो, षड्यंत्र था कि ये सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे। भाई बर्किनहेड को तो यही डर था कि यार हम मारने वाले लेबर नहीं बना दे, तो इंडियंस को इसमें लेना तो बहुत बड़ी बात थी। उनको तो ब्रिटेन के अंदर ही डर सता रहा है, इसलिए किसी भी नॉन कंजर्वेटिव को नहीं ले रहे हैं, पहले 2 साल पहले बना रहे हैं। और भारतीयों को शामिल करना तो उनके कहीं सपने में ही नहीं आया, वो दूर दूर। तो आप ये देखो, तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी 7, पहले तो सदस्य कितने थे 7 फेरे, 7 रंग, 7 वचन, 7 समुद्र, 7 अजूबे, साइमन में 7 सभी 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। तो इसको क्या बोल दिया, श्वेत कमीशन। अंग्रेज कंपेटिवली रंग में सफ़ेद, तो बोल दिया व्हाइट कमीशन, ठीक है। और सफ़ेद कमीशन बोला है इसको, ना व्हाइट रिवोल्यूशन मत कर देना, व्हाइट कमीशन। तो इसके हेड कौन थे, हेड तो जैसे जो नाम है वही नाम है, साइमन कमीशन इसके हेड थे, ठीक है ना। साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन MP थे उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इसके एक मेंबर और थे जिनका नाम था ये एटली। ये एटली वही है जो 1947 के अंदर जब भारत आज़ाद होएगा उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है ना। नहीं तो एटली आपको लगेगा कि यार एटली अचानक उस समय नहीं टपक गए थे 47 में आसमान से कि लो मुझे प्रधानमंत्री बना दो, पहले कार्यकर्ता बनना पड़ता है, सांसद बनना पड़ता है। जैसे आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो ऐसा नहीं है कि सीधे 2014 के अंदर राजनीति के अंदर फट प्रधानमंत्री बना। 2002 से गुजरात के मुख्यमंत्री और उससे पहले बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता, ऐसे RSS के यूँ, ठीक है। तो देश की सेवा उन्होंने अनेक रूपों में करी है। तो ये चीज़ अपन को जाननी है कि एटली साइमन कमीशन के मेंबरों में से एक थे, जो 47 में भारत के आज़ाद होने के समय, भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एटली घोषणा, चर्चिल को रिप्लेस करके एटली आए थे 1947 में, तो इसलिए इसको बोलते हैं CA। चर्चिल के बाद एटली प्रधानमंत्री बने और भारत की आज़ादी के समय एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय थे चर्चिल, ठीक है। तो भाई 7 अंग्रेज थे, विरोध होना ही था। तो ये सभी 7 जो अंग्रेज थे, तो इसका परिणाम क्या निकला, बहिष्कार। और बहिष्कार में नारा क्या दिया गया, साइमन गो बैक। ट्रेन से जा रहे थे बॉम्बे से पूना, तो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और साइड के अंदर, इधर तो ट्रेन चलती है, साइड में वो अपने बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे चलता है, उस समय भी था वो रोड। तो ट्रेन के अंदर ही जा रहे थे और ट्रेन में जब बाहर देखते तो वो गाड़ियों में सवार होकर कांग्रेस कार्यकर्ता इनको दिखा रहे थे नारे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ऐसे। और यही अपन एक जुलूस के रूप में देख रहे हैं कि गांधी जी कार्यकर्ता और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, खासतौर पे आप इसमें देखो फीमेल्स है कि नहीं है, तो कितना उग्र या कितना डीप होता जा रहा था नेशनल मूवमेंट, अपन इस समय अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि देखो अपन जैसे देखते हैं कि गांधी जी का आगमन हो चुका, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद, और करीबन 10 साल होने जा रहे थे गांधी जी को आए। तो देख लो गांधी जी ने बनाया था इसको मास मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को। फीमेल्स देख रहे हैं अपन ये, और इनके हाथ में अपन देख रहे हैं ये फ्लैग, साइमन गो बैक,
वापस जाओ, ठीक है, तुम्हारी भारत में कोई जरूरत नहीं, हम कर लेंगे हमारा काम, यूँ। अब देखो इसका बहिष्कार हुआ साइमन का पूरे भारत के अंदर। ऐसा बहिष्कार क्या लाहौर के अंदर भी हुआ, ठीक है, लाहौर में, ठीक है। और लाहौर में जो था, इसके बहिष्कार के समय 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की यूँ कह लो हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, दोनों ही सही है, क्योंकि इस समय जो थे लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज, और जो ब्रिटिश कमांडर थे वो तो स्कॉच थे, SCOTH स्कॉच, ठीक है ना। उन्होंने लाठीचार्ज किया उनके कहने पे, स्कॉच के कहने पे, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। कब? 17 नवंबर 1928 को। और लाला लाजपत राय कौन थे? मैंने बताया था, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये कौन है? ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं क्या? अतिवादी, या जिनके लिए वर्ड यूज किया गया उग्रवादी, जो सही नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट या अतिवादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा शब्द है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इसी हत्या का बदला लेंगे ठीक 1 महीने बाद, ये देख लो, 17 नवंबर और 17 दिसंबर 1928, सैंडर्स की हत्या करके। कौन? भगत सिंह और राजगुरु, BS भगत सिंह और RJ राजगुरु, ठीक है। इसी को, ये लाहौर के अंदर इनकी हत्या हुई थी लाला लाजपत राय की, इसीलिए फिर भगत सिंह को जो फांसी लगी 1931 में, 23 मार्च 1931, वो लाहौर षड्यंत्र केस ही था, ये लाहौर षड्यंत्र केस, ये सैंडर्स की मर्डर से ये संबंधित है। मतलब मारने तो जा रहे थे स्कॉच को, लेकिन ये मिले नहीं और गलती से मार दिया था सैंडर्स को। तो सैंडर्स हत्याकांड के अंदर ही फांसी हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। सुखदेव बाद में पकड़े गए थे, ये भगत सिंह और राजगुरु ये इसमें शामिल थे सैंडर्स की हत्या में, ठीक है। तो ये देखो, ये अपन देखते हैं, देखो ये कि क्वेश्चन आता है, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन उसके खत्म होने से एक ऐसी लड़ी चालू हुई आंदोलन की जिसने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। तो उस लड़ी में एक लड़ी तो अपन देखते हैं वो स्वराज दल, ठीक है, और एक लड़ी अपन यूँ देखते हैं कि स्वराज दल तो चल ही रहा था, तो बहिष्कार किया उसने, फिर स्वराज दल ने, मतलब बहिष्कार अंदर तो गए विधानमंडलों के, लेकिन फिर उनका खोखलापन उजागर किया। फिर आया साइमन कमीशन, मतलब स्टोरी कमीशन बनना था, स्टडीज़ करना, और फिर अगला दिन हम बनाएंगे। जब ये भारत आया तो फिर इसका विरोध हुआ, इसके विरोध में लाला लाजपत राय मारे गए, लाला लाजपत ने भगत सिंह, लाला लाजपत की हत्या का बदला लिया भगत सिंह ने, तो वो एक एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड चल चुका। ऐसे फिर भगत सिंह की जो फांसी हुई 1931 में, वो एक राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ा स्मारक बन गया, एक्सट्रीमिस्ट के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, यूँ। तो ऐसी चीज़ें कड़ी से कड़ी जुड़ी अपने को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अलग से लिखा है ना। साइमन का देखो कितनी चीज़ें जान ली अपन ने, साथ, श्वेत और एटली, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, कितने लोग जुड़े हुए देखो इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसने रिपोर्ट दी 1930 में। फिर देखो मैं बताया था, एक पूरा एक साइमन कमीशन या यूँ कह लो अपने 1919 के अधिनियम ने एक इवेंट्स को ट्रिगर कर दिया, ठाए 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 गोलियां चलती चली गई, मतलब कहने मतलब एक इवेंट्स एक के बाद एक आते ही गए। देखो कैसे साइमन कमीशन आ गया, क्यों आया? 1919 के अधिनियम को पढ़ने के लिए। अब जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, साइमन कमीशन की, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को रखा जाना था गोलमेज सम्मेलन में लंदन में, RTC मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। टोटल 3 हुई, अभी अपन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी चर्चा हुई, उसकी चर्चा की जानी, उस रिपोर्ट को पढ़ा जाना था जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, ब्रिटेन की संसद में संयुक्त पार्लियामेंट्री समिति के द्वारा, और फिर संयुक्त पार्लियामेंट्री समिति की जो सिफारिश आएगी उसके बेसिस पर 1935 का एक्ट बना, ठीक है। तो ये पूरी एक कड़ी है, देखो साइमन कमीशन, RTC, CC, दोनों, साइमन SC, साइमन कमीशन, और ये C, E, और फिर ये C, 3 C आ गए, C, साइमन कमीशन, RTC अपने JPC, और फिर ये एक्ट बना 1 2 3 4, ये चीज़, ठीक है। तो फिर RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, साइमन की रिपोर्ट पर चर्चा की गई 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। पहली हुई, अब देखो ये याद कर सकना, 3 RTC, ये 0 है, ये 1 और 2 है, 0 1 2 याद रखना। पहली 1930 में, दूसरी 1931 में, और तीसरी 1932 में। कांग्रेस ने जो पार्टिसिपेट किया था वो सिर्फ इस दूसरी वाली के अंदर किया था। पहली का बहिष्कार किया था कांग्रेस ने, तीसरी का बहिष्कार किया, सिर्फ दूसरी के अंदर कांग्रेस पार्टिसिपेट हुई थी। और कांग्रेस के नाम पे सिर्फ जो है वो ये महात्मा गांधी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन पूछते हैं
कि कौन सी आरटीसी के अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, केवल दूसरी में। और कांग्रेस से कितने लोग गए थे, केवल एक ही गए थे, और वो कौन था, वो महात्मा गांधी थे। समझ गए, ये चीज़ है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 3 आरटीसी की रिपोर्ट का अन्य नाम क्या है, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कर दो इसको, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। व्हाइट पेपर का मतलब होता है श्वेत पत्र। तो भारतीय संसद और उस समय ब्रिटिश संसद के अंदर कोई फैक्चुअल रिपोर्ट रखी जाती थी, उसको व्हाइट पेपर बोलते थे, व्हाइट पेपर। भारतीय संसद में बोला गया व्हाइट पेपर। ठीक है, फिर 3 आरटीसी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई, किसके द्वारा, संयुक्त प्रवर समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ब्रिटेन की संसद के द्वारा। मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री ब्रिटिश संसद में बनी। समिति की सिफारिश पर पारित हुआ 1935 का अधिनियम। ये जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा, साइमन कमीशन रिपोर्ट आरटीसी में, आरटीसीपी की जेपीसी, संयुक्त प्रवर समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और फिर अपने 1935 का अधिनियम आया ऐसे। तो देखो साइमन कमीशन का नियुक्त होना कैसे रिलेटेड है अपने 1935 के अधिनियम से पता होना चाहिए। इसका बाइकआउट, फिर साइमन, आरटीसी, जेपीसी और 1935 का अधिनियम। तो ये साइमन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में। ठीक है, ये हो गए कारण। नेक्स्ट अपन कारण देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब देखो नेहरू रिपोर्ट का साइमन कमीशन क्या लेना देना, मैंने बताया आपको। साइमन को तो हमने नारे दी थी, साइमन गो बैक। फिर साइमन कमीशन दिमाग की उपज किसकी थी भाई, जाएगा स्टोरेजर कमीशन लॉर्ड बर्किन हेड की, वही BH बजट हेड। तो बर्किन हेड ने बोला हमें तो नारे दिखा रहे हो तुम, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम इतना रखते हो, है इतना पुदीना रखते हो, बना के दिखाओ देंगे तुम्हारा खुद संविधान। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया या इसकी जिम्मेदारी ली किसने, मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू कौन थे, वही मोतीलाल नेहरू और CR दास, याद आया आपको, स्वराज दल के नेता। उन्होंने बोला ठीक है मैं बना के दिखाऊंगा, हमारा दल बनाएगा संविधान। ये तो ये फिर उन्होंने अपना पूरा एक स्टडी किया, दिया 1 साल तक स्टडी करके अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो देखो ये क्वेश्चन आता है, नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई। अब नेहरू रिपोर्ट, नेहरू से तो अपन चाचा नेहरू ही जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू है, ये लिखा हुआ है नेहरू रिपोर्ट बराबर मोतीलाल नेहरू। ठीक है, यही है नेहरू रिपोर्ट। लॉर्ड बर्किन हेड की चुनौती का जवाब था नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने। तो मोतीलाल नेहरू तो रखी थी, उसमें क्या बोला, भारत को केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्ता, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, जैसा कि उस समय ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड के अंदर दे रखा था, है ना, डोमिनियन स्टेटस। तो ये एक्चुअली डोमिनियन स्टेटस होता क्या था, डोमिनियन स्टेटस ये है, डोमिनियन स्टेटस होता क्या था, डोमिनियन स्टेटस एक्चुअली ये था कि इंटरनल अफेयर्स में हम सारे फ्री हैं, और हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स है जैसे विदेश संबंध, उनको ब्रिटेन कंट्रोल करे, इंटरनल में हम बिल्कुल फ्री हैं। ये डोमिनियन स्टेटस था। ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट में मांगा गया था, है ना, डोमिनियन स्टेटस, DS, मैकडोनल्ड नहीं है, डोमिनियन स्टेटस। फिर क्या इन्होंने क्या बोला, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर विधान परिषद में सीटों का आरक्षण कर दो, ये भी इसकी थी मांग। और साथ ही साथ में इस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपने 14 पॉइंट्स प्रस्तुत किए, क्या कि आरक्षण के संदर्भ में, जो पृथक निर्वाचन मंडल आप खत्म करो तो आरक्षण के संबंध में क्या मामले, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स में बताया था। उधर तो मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी, और इधर जिन्ना ने बनाया बर्किन हेड के चैलेंज को स्वीकार करके। ठीक है, तो अब ये डोमिनियन स्टेटस मांग करी ना मोतीलाल नेहरू ने, इसी को रिजेक्ट कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये पहला अवसर था स्वतंत्रता आंदोलन में, पहला और आखिरी अवसर था जब पिताजी ने जो बोला उसको बेटे ने नकारा हो। पिताजी कंपेरेटिवली ओल्ड एज थे, जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल नौजवानी वोट, 47 में बनेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, करीबन ये 30 मान लो इसको, 17 साल बाद। तो देख लो कितने युवा और कितने तेज तरार उस समय होंगे। तो नेहरू रिपोर्ट में किसने पेश करी है, मोतीलाल नेहरू ने। उसको रिजेक्ट किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने बेटा, कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 के अंदर अपन देखेंगे लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू नारा देंगे क्या, पूर्ण स्वराज का, वही रावी नदी के किनारे ऐसे। ठीक है, तो फिर मोतीलाल नेहरू देखते हैं अब यार बेटा ही था, होशियार हो गया, तो आपको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर ये संन्यास ले लेते हैं राजनीति से, यहीं से मोतीलाल नेहरू। लास्ट इवेंट था इनका ये हिस्ट्री के अंदर, अपन मेजर डेवलपमेंट जो देखते हैं मोतीलाल नेहरू का। फिर जवाहरलाल नेहरू सीन में पूर्ण स्वराज से, कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण का मतलब इंटरनली तो हम फ्री हुए हों, साथ में हम एक्सटर्नली भी फ्री हों, मेरा मन करे उस देश से हम अपना हिसाब से अपने विदेश संबंध रखेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपने क्या, नेहरू रिपोर्ट। फिर 5वां कारण क्या था, एक सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, कम्युनल अवार्ड क्या था, कम्युनल निर्णय, समय है 1932, अगस्त 1932,
घोषणाकर्ता कौन है? रैमजे मैकडोनल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश संसद में घोषणा करी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी के ये नेता है। आप याद करो, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था 7 में, वो डर था कि 1929 के चुनाव में जीत जाएंगी लेबर, तो जीती थी, ये लेबर के प्रधानमंत्री बने। फिर कौन? मैकडोनल्ड। और इस समय भारत सचिव कौन है? वही वेजवुड, ऐसा बताया था ऊपर। तो ये रैमजे मैकडोनल्ड है, ठीक है। तो ये मैकडोनल्ड से, ये मैकडोनल्ड अवार्ड है, ये नाम इसका, सांप्रदायिक अवार्ड, और दूसरा इसको बोलते हैं मैकडोनल्ड अवार्ड, है ना। यहाँ पे लिख लो, इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है, मैकडोनल्ड अवार्ड। ये अवार्ड क्या मतलब? ये घोषणा है अवार्ड का एक तरह से, मतलब यहाँ अवार्ड वो प्राइज मत समझ जाना आप, ये अवार्ड घोषणा है। इन्होंने क्या बोला कि पृथक निर्वाचन मंडल फॉर अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम हो उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल देंगे, ऐसे मैकडोनल्ड अवार्ड में बोला गया, ठीक है। और उस समय अल्पसंख्यक कौन? 5, मुस्लिम्स को तो अपन ने दे दिया, सिख्स को भी दे दिया 1919 का अधिनियम के दौरान। फिर आगे और अपन देखते हैं इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस, इसका क्रम यूँ है, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस। पहले जमाने में एंग्लो इंडियन ये लास्ट में लिखेंगे क्योंकि ये संतान है, ठीक है ना, इसलिए। और ये दोनों में ओरिजिनल इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस, इनको हम और देंगे धीरे धीरे। भाई इन दोनों को तो दे चुके, ये आगे, तो जिनको दे दिया उनको और बढ़ाएंगे, और जिनको अभी तक नहीं दिया उनको हम आगे और देंगे, ऐसे। फिर क्या था? पृथक निर्वाचन, यहाँ तक तो सही है। पृथक निर्वाचन मंडल किसके लिए? और उन्होंने बात करी कि दलितों को वोट देंगे, हरिजन को वोट देंगे हम पृथक निर्वाचन मंडल। इसका विरोध किया गांधी जी ने, ठीक है। तो और गांधी जी ने विरोध करे, क्या बोला कि इनको, गांधी ने अपने विरोध में अनशन में बैठ गए, ये यरवदा जेल के अंदर, पुणे के अंदर, है ना। पूछा जाता है गांधी जी ने अनशन कहाँ किया? आमरण अनशन, यरवदा जेल में। क्यों किया? क्योंकि ये हरिजनों को या दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने के विरोध में थे। अब इसकी अम्बेडकर आलोचना भी करते हैं कि आपने इसके विरोध में तो कुछ नहीं किया जब मुस्लिम्स और सिख्स को दिया गया, दलितों से आपको ऐसी क्या एलर्जी? तो उसके फिर प्रोस एंड कॉन्स है, वो सारे अपन आगे देखेंगे जब अपन पढ़ते हैं कि दलित उत्थान के लिए गांधी जी और अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है, वो अपन अलग से चर्चा टॉपिक में करेंगे, यहाँ नहीं है उसका विषय। लेकिन फिर मैंने आपको एक थोड़ा सा पिन पॉइंट ये बताया, क्वेश्चन आता है कि दलित उत्थान आइडियोलॉजी में गांधी जी और अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस था। तो ये अम्बेडकर जी ने बोला था ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात किसने करी? मैकडोनल्ड अवार्ड के अंदर। मैकडोनल्ड कौन? रैमजे मैकडोनल्ड, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और विरोध किसने किया? गांधी जी ने किया। और विरोध में गांधी जी ने क्या किया? अनशन किया। कहाँ? यरवदा जेल में। अब ये अनशन पर बैठते गांधी जी तो चिंता हुई, फिर सॉल्यूशन का निकला पूना पैक्ट। किस किस के बीच में? वो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। ये पूना पैक्ट हुआ। तो पूना पैक्ट में क्या था कि मनाही, कि क्या मनाही कर दिया, ठीक है, दलितों के लिए हम पृथक निर्वाचन मंडल नहीं लेंगे। सहमति किस पे होगी? कि दलितों को आरक्षण दिया जाएगा, कि कुछ सीटें रिजर्व हो जाएंगी। देखो आरक्षण और पृथक निर्वाचन मंडल में क्या डिफरेंस है? देखो पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होता है कि केवल दलित जनता ही वोट देगी, किसके फेवर में? एक दलित जो लीडर है उसके फेवर या अगेंस्ट में। और आरक्षण में क्या होता है? आरक्षण में हर प्रकार की जनता वोट देगी, ठीक है ना। लेकिन जो कैंडिडेट जीत के आएगा वो दलित ही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी वो रिजर्व है। तो फर्क सिर्फ वोटर्स का है। यहाँ पे क्या था? ये सेपरेट इलेक्ट्रेट हो गया, और यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रेट कॉमन है, मतलब चुनने वाले जो लोग हैं वो कॉमन है, ऐसे। तो सबकी राय, सबको रिप्रेजेंट करता है ये कैंडिडेट, जबकि पहले क्या होता था, ये कैंडिडेट सिर्फ इस दलित पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता, ऐसे। तो ये आरक्षण, कंपेरेटिवली आरक्षण क्या है कि अपन जैसे देखते हैं एक प्रोग्रेसिव फिनोमिना भी है, प्रोग्रेसिव फिनोमिना भी है, और कंपेरेटिवली सभी को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें दलित और नॉन दलित पॉपुलेशन हर तरह की आ गई जो इस कैंडिडेट को जिता रहे यूं। फिर आरक्षण का ही प्रावधान किया गया था हरिजनों के लिए या दलितों के लिए 1935 के अधिनियम में, है ना। तो देखो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग या दिया किसने? मैकडोनल्ड अवार्ड ने। विरोध किया गांधी जी ने, सहमति हुई आरक्षण की, और आरक्षण नहीं दिया गया फिर दलितों को 1935 के अधिनियम। आज जो अपन संसद में देखते हैं जो रिजर्वेशन है एससी एसटी को लोकसभा के अंदर, वो सीटों का रिजर्वेशन है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट एक कंजर्वेटिव फिनोमेना को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये एक सेक्शन को तो रिप्रेजेंटेशन देती है, लेकिन एक बहुत बड़े सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन ये छीन लेती है, जबकि रिजर्वेशन में ऐसा नहीं है। पुनः समझौता हुआ, और पुनः समझौते से अंग्रेज भी सहमत हो गए, ठीक है ना, और तभी तो ये आरक्षण का प्रावधान 1935 के अधिनियम में रखा, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये पूरा सारा क्या है, ये अपने सांप्रदायिक अवार्ड की पूरी है कहानी, ऐसी कैसी फैक्चुअल में याद होनी चाहिए,
ठीक है ना। फैक्ट्स के रूप में ही देखो इधर अन्य नाम अपन जी सांप्रदायिक अवार्ड, समय अगस्त 1932, ठीक है ना, जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड तो 1931, थर्ड आरटीसी घोषणा करता है एमजे मगडोर पतंग निर्वाचन मंडल पर अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कितने 5। आज जैसे जो अल्पसंख्यक हैं तो उनको अपन कैसे पढ़ते हैं, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आपने एमएससी करी होनी चाहिए। तो ये कौन है, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। आज की तारीख में, मतलब जैसे अपन वर्तमान जो अपना भारतीय संविधान है उसमें, ये तो उस समय की बात कर रही हैं। आज तो 6 हैं ये, और माइनॉरिटी शब्द कहीं भी परिभाषित नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये अपने को पता होना चाहिए। टोटल 5 थी, आज 6। फिर पृथक निर्वाचन मंडल दलितों के लिए भी विरोध किया गांधी जी ने। फिर अनशन के बाद फिर मान्य आरक्षण, अनशन रिजल्ट हुआ आरक्षण के अंदर, और फिर ये आरक्षण 1935 का अधिनियम दे दिया। समझ गए, ये था। तो ये अपन ने 1935 अधिनियम को पास किए जाने का एक कारण अपन ने पढ़ा क्या, सांप्रदायिक अवार्ड। और 1935 के अधिनियम में रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है, तो वो देन किसकी है, सांप्रदायिक अवार्ड की, इसलिए इसको अपन कारण में पढ़ते हैं। ठीक है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अधिनियम है ये, जितने भी पारित हुए हैं, और ये 14 पढ़ रहे हैं, टोटल 15 सबसे बड़ा 321 इसके अंदर टोटल सेक्शंस थे। आर्टिकल्स नहीं बोलेंगे, आर्टिकल वर्तमान संविधान के बोले जाते हैं सिर्फ, और 10 अनुसूचियाँ। सबसे बड़ा और वर्तमान भारतीय संविधान का 50% से ज़्यादा हिस्सा किसका है, उसे 1935 अधिनियम का। फिर इसके ही अपन अब प्रोविजन देखेंगे आगे। समझ गए। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा कि ये एक्ट पारित क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या क्या थे। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि कांग्रेस ने 1919 के अधिनियम का विरोध किया, है ना। गांधी जी ने अपने अशोक आंदोलन के तहत तो स्टार्ट ही अपशगुन से हुआ। फिर अपन जैसे देखते हैं स्वराज दल आया, सदन के अंदर बैठा, और उसने बोला कि हम स्वराज दल के तहत कौन, अपने मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, उन्होंने बोला कि हम इसका खोखलापन उजागर करेंगे। 1919 अधिनियम माउंट फोर्ट सुधारों से जो संस्थाएं हैं वो खोखली हैं। फिर वो गए और उन्होंने इनका खोखलापन उजागर किया। फिर तीसरा अपन कारण देखते हैं क्या, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन आया कब, 2 साल पहले 1927 में। क्यों आया, क्योंकि तत्कालीन कंजर्वेटिव पार्टी को डर था कि हम हार जाएंगे। तो उस भारत सचिव बर्किनहेड और ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपने एसडी पढ़ा था, स्टैनली डेविन, ऐसे ये देखो यहाँ पे ये स्टैनली डेविन या स्टैनली बॉल्डेविन, ठीक है, ये चीज़ है। फिर साइमन कमीशन आया भारत, ये देखो इसमें 1927 ये तारीख को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भारत कब आया क्या, 1927 ही मेन। और उसके एक मेन सदस्य कौन, एटली, जो भारत में बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने भारत की आज़ादी के समय। ठीक है। फिर 7 सदस्य 7, तो इसलिए इसको श्वेत कमीशन ही बोल दी, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ। फिर इसने क्या हुआ कि इसकी जो रिपोर्ट थी वो 3 आरटीसी के अंदर डिस्कशन हुआ, 0, 1 और 2, ये 3 आरटीसी हो गए, 1930, 1931, 1932। फिर ये जेपीसी में गया, और जेपीसी के बाद ये अधिनियम में ना 1935 अधिनियम के रूप में सामने आया। फिर अपन अगला जो देखते हैं वो है, हाँ, फिर ये जरूर कि लाहौर में इसका विरोध हुआ, लाला लाजपत राय की L4 लाहौर, L4 लाला लाजपत राय की हत्या हुई 17 नवंबर 1928। फिर इस हत्या का बदला लिया 1 महीने बाद सैंडर्स की हत्या करके भगत सिंह और राजगुरु ने। ठीक है सर। फिर 1928 नेहरू रिपोर्ट, बर्किनहेड का चैलेंज स्वीकार किया, नेहरू रिपोर्ट बनाई, मोतीलाल नेहरू ने डोमिनेंट स्टेटस मांगा और अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जगह आरक्षण मांगा। गांधी जी ने तो आरक्षण सिर्फ किसके लिए मांगा, हरिजनों के लिए। नेहरू रिपोर्ट में मांगा था आरक्षण सबके लिए, 5, कौन, मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस। फिर नेहरू रिपोर्ट में मांगा डोमिनेंट स्टेटस भी मांगा, लेकिन उसको रिजेक्ट किया इनके बेटे कौन, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, पूर्ण स्वराज 1929, ठीक है ना। वही लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, लिख लेना आप यहाँ। डोमिनेंट स्टेटस की मांग को रिजेक्ट किया लाहौर अधिवेशन में 1929, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे उसके, पूर्ण स्वराज। और वो अधिवेशन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसी याद में अपन 26 जनवरी 1929 में हुआ था। और इसी कारण अपन ने जो संविधान लागू करने की तारीख चुनी 1950 में, वो 26 जनवरी चुनी थी। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी 1929, रावी नदी किनारे। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। फिर अपन देखते हैं सांप्रदायिक अवार्ड दिया किसने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनल्ड ने। क्यों भाई, कि जैसे उनका ये कहना था कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है वो औरों को भी बढ़े, 5 माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, फिर एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस। फिर पृथक निर्वाचन मंडल उन्होंने दिया, दलितों को भी विरोध दिया, गांधी जी ने अनशन उसके विरोध में किया। फिर
समझौते के तहत पुनः समझौता और दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल के तहत आरक्षण दिया गया, और ये आरक्षण का प्रावधान आया 1935 के अधिनियम। ठीक है, सबसे बड़ा अधिनियम और वर्तमान में 50% ज़्यादा इसकी देन है। तो ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्रोविजंस। ठीक है, ये जो रीजंस जो अपन ने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, लिखने के लिए। हिस्ट्री ऑप्शनल में कोई भी अपन आंसर लिखेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक जो अपन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ये दोनों की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री की दृष्टि से, और दोनों प्री कम मेंस की दृष्टि से। ऐसे नेक्स्ट में देखते हैं प्रोविजंस।